नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स, यानी हमारा खास शो जो हम बात करते हैं उन शेयरों की, उन स्पेसिफिक सेक्टर्स की जहां पर अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर इंडेक्स का हाल देखें तो निफ्टी सुबह से एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और अभी 9136 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। करीब 14 पॉइंट्स की वीकनेस अभी निफ्टी में है। और अगर आज के स्पेसिफिक स्टॉक्स देखें तो कुछ स्पेसिफिक शेयर्स रहे हैं हर सेगमेंट के जहां पर खरीदारी आज के सत्र में रिफ्लेक्ट हुई है, जिनमें प्रिसाइसली डॉक्टर रेड्डीज का मोमेंटम आज अच्छा रहा। गेल, ग्रासिम, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड ये कुछ परफॉर्मर्स रहे। जो स्टॉक्स कमजोर रहे इंडेक्स में उनमें भारती इन्फ्राटेल, एनटीपीसी, सनफार्मा, कोल इंडिया और हिंडाल्को। इन सभी शेयरों में अभी भी हम 1.5 से 2.5%, 3.5% तक की कमजोरी देख रहे हैं। भारती इन्फ्राटेल करीब 4% नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो ये कमजोर स्टॉक्स हैं कुछ इंडेक्स के। लेकिन अब खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लवलीश शर्मा है। उनसे पहले क्विक कमेंट ले लेते हैं निफ्टी पर, उसके बाद आज की कुछ बड़ी खबरें और कुछ मोमेंटम स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे। लवलीश, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। ये इंडेक्स पर क्या आउटलुक है अभी? क्या ये जो रेंज दिख रही है सुबह से ये मेंटेन रहेगी टुवर्ड्स क्लोजिंग भी और आने वाले सेशंस में भी, या फिर यहां से करेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी है? नहीं, मेरे ख्याल से रेंज बरकरार रहेगी दीपाली जी। जिस तरह से निफ्टी ने 9200 क्रॉस नहीं करा है, 9114, 9115 इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्टॉप लॉस विच वी आर प्लेसिंग ऑन द लोअर साइड। मेरे ख्याल से ये जो एक सपोर्ट बना है टुडे, ये रहेगा मजबूत आने वाले मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन तक के ये सपोर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हम ओवरऑल एक रेंज में ही काम कर रहे हैं। तो आई बिलीव एक बार यहाँ से 9200 हम फिर से जाते हैं, अनटिल अनलेस वी डोंट ब्रेक 52 वीक हाई, हम साइडवेज मोमेंटम में रहेंगे। 9110 ऑन द डाउन साइड एक मेजर सपोर्ट है, जबकि ऊपर में 9230, 9220 एक ऑन द हायर साइड हम रेंज देख रहे हैं जी। इसके अलावा आज के सेशन में कुछ सरकारी कंपनियों को देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर आई और सरकार ने 7 पीएसयूज में डाइवेस्टमेंट का जो अपना प्रोसेस है उसकी शुरुआत की है। वो 7 कंपनियां जिनमें विनिवेश होगा उनमें आप एक सेल है जिसमें 10% विनिवेश की सरकार की योजना है, आरईसी में 5% विनिवेश होगा, पीएफसी में 10% के विनिवेश की योजना है, एनटीपीसी, एनएचपीसी में भी 10% का विनिवेश, निवेली लिग्नाइट में करीब 15% का विनिवेश और आईओसी में 3% का विनिवेश। दरअसल और इस अपने डाइवेस्टमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने बोलियां भी मंगवाई हैं मर्चेंट बैंकर्स से। और इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार का जो विनिवेश लक्ष्य है वो 72,500 करोड़ का है और उसी को मीट करने के लिए पहला स्टेप इस फाइनेंशियल ईयर का, जिनमें 7 सरकारी कंपनियां सरकार ने चुनी है जिनमें विनिवेश किया जाएगा। हालांकि इस खबर के आने के बाद हमने देखा है कि इन स्टॉक्स का मोर और लेस जो बायस है वो नेगेटिव ही रहा है और आज अभी भी ये स्टॉक्स नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। संदीप मौजूद हैं, कुछ और डिटेल्स लेकर उनसे बातचीत करते हैं। संदीप, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो सरकार का विनिवेश लक्ष्य है उसी को मीट करने के लिए ये विनिवेश किया जा रहा है और क्या डिटेल्स मिल पाई हैं, कब तक ये प्रोसेस शुरू होगा ओएफएस का? बिल्कुल दीपाली, जैसे आप कह भी रही थी, एक एम्बिशियस टारगेट सरकार ने सेट किया है इस साल के लिए, FY18 के लिए 72,500 करोड़ रुपए सरकार इस साल जुटाना चाहती है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा रकम होगी विनिवेश के जरिए। तो उसी को पूरा करने के लिए सरकार ने जो पहला कदम है वो इनिशिएट किया है, जिसमें 7 PSUs की जो OFS है उसके लिए मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति के लिए ये जो बोलियां हैं वो मंगवाई गई हैं, जिसमें जैसे आपने मेंशन किया इसमें सेल, आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, निवेली लिग्नाइट, एनएचपीसी और आईओसी शामिल है। आईओसी में सबसे कम 3%, इसके अलावा आरईसी में 5%, निवेली लिग्नाइट में सबसे ज़्यादा 15% और 4 PSUs हैं जिसमें सेल, पीएफसी, एनटीपीसी और एनएचपीसी, ये 4 ऐसी कंपनियां जिनमें 10% के आसपास की हिस्सेदारी जुटाई जाएगी। अगर आप मौजूदा भाव से कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो दीपाली, इन कुल जो 7 PSUs में हिस्सा बिक्री की बात की गई है, कुल मिला के करीब 34,200 करोड़ रुपए के आसपास की जो रकम है मौजूदा भाव पर सरकार को मिलती हुई दिखेगी। तो उस लिहाज से देखा जाए जो टारगेट सेट किया गया है 72,000 करोड़ रुपए के आसपास का, उसका करीब आधी जो रकम है वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस के जरिए सरकार को देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले ही जो 11 रेल PSUs हैं उनकी लिस्टिंग की बात की गई थी। इसमें स्ट्रेटेजिक जो स्टेक सेल्स हैं जिसमें हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियां शामिल हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे साल में उनका जो विनिवेश है वो होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिला के एक जो एम्बिशियस टारगेट है, जो ऑल टाइम हाई डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट सेट किया गया था 72,500 करोड़ रुपए का, उसको पूरा करने के लिए जो पहला स्टेप है वो सरकार की ओर से आज इनिशिएट किया गया है। जी, अजय बग्गा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, मार्केट एक्सपर्ट है, उनसे बातचीत करते हैं इस पहलू पर। मिस्टर बग्गा, गुड आफ्टरनून। अब 7 सरकारी कंपनियां हैं जिनमें सरकार ने विनिवेश की योजना बना ली है, मर्चेंट बैंकर से बोलियां भी मंगवा ली हैं। पहला सवाल तो ये रहेगा कि इस साल की शुरुआत से ही PSUs में हमने काफी एक्शन देखा है, काफी बायस का इंटरेस्ट रहा है। इन OFS के लिए मार्केट का एपेटाइट अभी आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए, जो CPSE ETF भी इशू हो रहे हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन होते हुए।
तो ये एक बदलाव है जो हम 2014 में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो ट्रैक रिकॉर्ड है गुजरात में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बहुत ये सक्षमता से चला रहे थे और बहुत उनका बेनिफिट हुआ। अब यही लग रहा है सरकार की दो तरफा स्ट्रैटेजी है। एक तो काफी एम्पावरमेंट दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, उनकी तरफ ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं ताकि उनकी बैलेंस शीट बढ़े, उनका टर्नओवर बढ़े। और दूसरा जहां भी कैश है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सरकार उसको यूटिलाइज कर रही है, या तो उनको विनिवेश करके या फिर उनसे शेयर बायबैक करवा के। तो ओवरऑल काफी निश्चय है सरकार की तरफ से। और मार्केट एक ऐसे जोन में है जहाँ फ्लोज हैं, आपके पास लिक्विडिटी है और मार्केट अच्छे लेवल पे है, तो ये एक बेहतरीन काम है। अगर कर पाते हैं जल्दी से बहुत अच्छी बात है जी। चलिए, शुक्रिया मिस्टर बग्गा अपने व्यूज इस पर शेयर करने के लिए। इस बीच अगर आप देखिए WPI के नंबर्स आए हैं और उम्मीद से कम महंगाई बढ़ी है। प्रोजेक्शंस थी कि जो WPI का आंकड़ा है वो 5.8-5.9% के आसपास आ सकता है, लेकिन अगर आप इस महीने का जो WPI के नंबर्स आए हैं वो 5.7% पर रहे हैं। फरवरी में जो फिगर थी वो 6.55% की थी, जहां पर हमने डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट देखा था फ्यूल पार, और फ्यूल में एक सर्ज देखा गया था जिसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट आया था WPI नंबर्स में और एक स्ट्रांग बढ़त के साथ 6.55% पर यह आंकड़ा रहा था। लेकिन इस बार जो नंबर आया है वो 5.7% का है। इस पर एक्सपर्ट कमेंट्स ले लेते हैं। सुनील पारेख हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। मिस्टर पारेख, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। सबसे पहले तो एक रिएक्शन ही आपका लेना चाहेंगे। हमने देखा था कि डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट था वो पिछले महीने के नंबर्स में भी, यानी फरवरी मंथ के नंबर्स में भी दिखा था, जो कि 6.55% रहा है। अब ये आंकड़ा आया है 5.7% के आसपास। क्या ये एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फिगर आई, और इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रेंड आने वाले मंथ्स में क्या रहेगा? मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा है क्योंकि CPI के जो नंबर्स आए हैं मार्च के लिए, उसमें फ्यूल और पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे उसकी वजह से CPI बढ़ा है। और यही जो आइटम है जो WIP के लिए, WPI के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। सो थोड़ा सा ब्रेकअप देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से और किस वजह से हुए हैं और कौन से आइटम्स इसमें से प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, मैन्युफैक्चर्ड है या फ्यूल एंड पावर में डिक्रीज है। ये जरा देखने के बाद ही कमेंट करना। इनफैक्ट आपको बता देते हैं मैन्युफैक्चर्ड और फ्यूल इन दोनों में डिक्रीज देखा गया। अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की जो महंगाई है वो 3.66% से घटकर 2.99% रही है। प्राइमरी आर्टिकल WPI भी 5% से बढ़कर 4% रही है और फ्यूल इन्फ्लेशन भी घटी है। मुझे तो वाकई बहुत ताजुब हो रहा है क्योंकि CPI के फिगर्स जो मार्च महीने के ही हैं और उसमें वो पेट्रोल और डीजल के हिसाब से CPI बढ़ा है। तो यानी ये कह सकते हैं कि ये भले ही 5.7% पर आया है, लेकिन इस रेंज में सस्टेन करना मुश्किल होगा क्योंकि अब तो जो फ्यूल इन्फ्लेशन है उसके बढ़ने का डर ज्यादा है यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। हाँ जी, और हो चुका है एक्चुअली मंथ ऑफ मार्च में और अप्रैल में तो ऐसी गुंजाइश थी कि इसमें बढ़ेगा। ये मार्च के फिगर्स में, मार्च के फिगर्स में तो पेट्रोल और डीजल डेफिनेटली बढ़े थे। अगर हम लोग अगर फिगर देखें फरवरी का, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन 16% था पेट्रोल में और डीजल में 33% बढ़ा था। तो इसमें CPI के फिगर्स भी, मतलब रिटेल और होलसेल में इतना सारा फर्क, और वो भी पेट्रोल जैसी कमोडिटी में जहाँ पे मिडिलमैन नहीं है, डायरेक्टली पेट्रोलियम कंपनी डायरेक्टली बिक्री करती है। तो मुझे इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी प्राइमरी आर्टिकल्स में तो इट वाज एक्सपेक्टेड क्योंकि वो फूड आइटम्स में जो है डिमोनेटाइजेशन का पूरा इफेक्ट जो नवंबर दिसंबर के आपने जैसे बताया, वो जो आंकड़े भी कम हुए थे उसी वजह से दिसंबर में 0.9 था प्राइमरी आर्टिकल, जनवरी में 1.27, फिर बढ़ के 5.5% हो गए थे। जो आपने कहा अभी वो बढ़ के 4.1% आए हैं। दिस इज अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में आपने कहा वो भी, उसमें भी रिडक्शन हुए हैं। अदरवाइज ये आइटम 10% से ज्यादा लगभग टोटली 2.5 और 3.5% के बीच में रहा है लास्ट 6 मंथ्स में। और वो फिगर भी आपने कहा कि मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स भी कम है, कुछ भी अभी तो डिमांड की जो बढ़ोतरी की, लेकिन मिस्टर पारेख एक चीज इंटरेस्टिंग इन फिगर्स में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ सकती है वो घटी है, मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लेशन घटी है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वहां पर इंक्रीज देखा गया है। लास्ट महीने में फूड आइटम जो थे आर्टिकल्स, दैट वाज फरवरी में 2.69%। इस बार मोर देन 3% है। अच्छा, मोर देन 3%, मतलब इसमें थोड़ी सी डिमांड रिवाइवल हुई है। बट दिस वाज एक्सपेक्टेड क्योंकि जो नवंबर दिसंबर के जो फिगर्स थे
नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, उसमें यही उम्मीद थी कि वो जो माइनस थे, यूसी फूड आर्टिकल तो माइनस 0.77% दिसंबर में थे, जनवरी में -0.56%, फिर फरवरी में थोड़े बढ़े और मार्च में और भी बढ़े। तो मेरे ख्याल में ये रीमोनेटाइजेशन की असर है, जहाँ पे पूरा डिमांड अभी धीरे धीरे मार्केट में आ रहा है। इसमें तो कोई सरप्राइज की बात नहीं लग रही है जी। चलिए, शुक्रिया मिस्टर पारेख, आपने इलेबरेट किया और एनालिसिस किया इन नंबर्स का। हालांकि एक बार फिर से व्यूअर्स को बता दें कि जो WPI इन्फ्लेशन है मार्च में वो 6.5% से घटकर 5.7% पर रही है। फ्यूल इन्फ्लेशन देखें, मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लेशन देखें, फिर प्राइमरी आर्टिकल इन्फ्लेशन देखें, वहां पर कमी रही है जो कि थोड़ी सरप्राइजिंग रही है, स्पेशली फ्यूल इन्फ्लेशन। वहीं दूसरी तरफ जो फूड आर्टिकल इन्फ्लेशन है वहां पर बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन इस बीच अगर मार्केट्स का रिएक्शन देखें तो अभी भी दायरे में ही ट्रेड हो रहा है और निफ्टी 15 पॉइंट्स की वीकनेस के साथ अभी 9134 के लेवल्स पर है। लेकिन लवली शर्मा हमारे साथ मौजूद है। आप कुछ मोमेंटम सेक्टर्स देख लेते हैं। आप देखिए रियल्टी, पिछले कुछ महीनों में लगातार बाइंग हमने रियल्टी शेयर्स में देखी है और आज भी IB रियल, SGIL, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा लिमिटेड, इन सभी में एक अच्छी खरीदारी आज के सेशन में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। ये IB रियल पर लवलीश प्रिसाइसली आप कमेंट्स क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर आज ही नहीं रहा, पिछले कई सत्रों से है। अब तो खबर का भी असर है। ये 119 पे के मुनाफा समेट ले या फिर होल्ड कर ले पोजीशंस। और दूसरी चीज, रियल्टी से ही कोई स्टॉक अभी आप रेकमेंड करेंगे क्या इंट्राडे या फिर पोजिशनल व्यू से? जी, IB रियल एस्टेट मेरे ख्याल से मुनाफा तो थोड़ा बहुत बुक कर लेना चाहिए अगर किसी के पास होल्डिंग है, बट पूरा बुक कर ले ये मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरह से रीट्स में बैंक्स को हमने इन्वेस्टमेंट अलाउ करा है, काफ़ी कुछ नया एक फंड इस पर्टिकुलर स्पेस में आएगा एंड ये स्टॉक ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है अक्रॉस द स्पेस। तो आई थिंक ऊपर में 124-25 वेरी मच पॉसिबल है, तो इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। दूसरा, पोजिशनल बेसिस पे शोभा लिमिटेड, आई थिंक दिस पर्टिकुलर स्टॉक हमको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी दे रहा है। टूवर्ड 404-407 तक गया था, तो यहाँ पर हमको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी अराउंड 375। ये स्टॉक आई बिलीव नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज में आपको अबव 400 फिर से दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ आपको 10 से 12% का एक फेवरेबल मोमेंटम मिल सकता है। तो शोभा में हमारी फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। जी, शोभा में फ्रेश बाइंग की सलाह है। IB रियल में आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं, ऐसा लवलीश मानते हैं। लेकिन आज देखिए, आज काफी इंटरेस्टिंग मूव है। रियल्टी, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, सेरेमिक, ये तमाम सेक्टर्स चल रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से या फिर बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं। अब रियल्टी के बाद आप देखिए कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा स्पेस के स्टॉक्स, तो बहुत सारे शेयर्स है जो कि मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन प्रिसाइज 5 स्टॉक्स जहां पर काफी रुझान है ट्रेडर्स को, उनमें आप देखिए मधुकॉन प्रोजेक्ट्स, SPML इंफ्रा, CNC कंस्ट्रक्शन, वलेशा इंजीनियरिंग और मान इंफ्रा, अच्छी मजबूती इन सभी स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। इनमें से कोई स्टॉक लवलीश ठीक लग रहा है क्या, बहुत संक्षेप में, कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्पेस से? मान इंफ्रास्ट्रक्चर आई बिलीव डबल बॉटम ब्रेकआउट है और W पैटर्न भी है। दिस स्टॉक हैज़ मेड डबल बॉटम एट 55 पे आ रहा है। काफ़ी फ्रेश ब्रेकआउट है। 1-2 दिन अगर ये 55 का लेवल सस्टेन कर रहा है देन काफ़ी आप फियर्स मूव टूवर्ड्स 75 तक देख सकते हैं। ये 75 का टारगेट आने वाले 1 से 2 हफ्ते के लिए रहेगा, बल्कि इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी आई थिंक 57 to 58 काफ़ी कुछ पॉसिबल है। अगर आप इसको पोजिशनल बेसिस पे लेंगे तो यहाँ से काफ़ी कुछ आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। 51 ऑन द डाउन साइड आप एक स्टॉप लॉस लगाकर प्ले कर सकते हैं। तो मान इंफ्रा को कंसिडर कर सकते हैं नए पोजीशंस के लिहाज से। 51 के स्टॉप लॉस साथ खरीदारी करें, यहाँ पर डिसेंट रिटर्न आपको आ सकता है पोजीशनल व्यू से अगर आप स्टॉक को देखते हैं, और अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। और भी कई सेगमेंट्स हैं जहां पर बाइंग देखी गई है, लेकिन फार्मा की स्पेसिफिकली बात करेंगे। स्टॉक्स पर तो कमेंट लेंगे बाद में, लेकिन फार्मा से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि आज PM मोदी ने एक बयान दिया है, और बयान दिया है फार्मा कंपनी पर। उन्होंने कहा है कि दवा कंपनियां जो हैं वो मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने 700 दवाई के दाम कम कर दिए हैं। दरअसल ये पूरा मसला स्टेंट के प्राइसेस से जुड़ा हुआ है, जिस पर जी बिजनेस ने एक मुहिम भी शुरू की थी। उसके बाद स्टेंट के प्राइसेस भी देश भर में कम हुए। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बयान PM मोदी की ओर से आया, सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। हर किसी को हार्ट अटैक की चिंता रहती है और हार्ट में स्टेंट लगवाना, अब हम लोग जानकार तो है नहीं। डॉक्टर कहता है ये लगवाओगे तो 30-40 हजार रुपया होगा। पेशेंट पूछता है जिंदगी का क्या होगा, तो कहता है ये लगवाओगे तो 4-5 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर दूसरा बताता है कि ये लगवाओगे इम्पोर्टेंट है तो 1.5 लाख रुपया लगता है, ये लगवा दिया तो फिर जीवन भर देखने की जरूरत नहीं है। तो गरीब आदमी भी सोचता है यार 40 हजार खर्च करके 4 साल जीना है तो 1.5 लाख खर्च करके जिंदगी अच्छी क्यों ना गुजारू, 1.5 लाख वाला ले रहा है।
मैंने स्टैंड वालों को बुलाया, मैंने कहा बताओ भाई कितना खर्चा होता है, तुम इतने रुपये मारते हो। साल भर उनसे चर्चा करते, आखिरकार 2 महीने पहले हमने निर्णय कर दिया, जो 40,000 रुपये में स्टैंड मिलता है वो उनको 6-7 हजार रुपये में बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो 1.5 लाख में देते हैं वो 20-22 हजार रुपये में देना पड़ेगा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को अफोर्डेबल। तो सबसे पहले जी बिजनेस ने हायर स्टैंड प्राइसेस का मुद्दा उठाया था और उसी मसले पर अभी आपने पीएम मोदी को भी सुना। उन्होंने कहा कि दवा कंपनियां उनसे नाराज हैं और ये भी उन्होंने कहा कि सस्ता इलाज मुहैया कराना उनका लक्ष्य है। हालांकि अगर फार्मा कंपनियों की बात करें तो उनकी सेहत अच्छी नहीं है, या फिर कहें कि यूएस FDA एक ऐसा नाम है जो कि इनकी सेहत बनाता और बिगाड़ता रहता है। और आज के सत्र में भी कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ कमजोर